Good morning, students, and my dear friends. Today is 30th of November 2023, Thursday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पर डेली इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइंस की नोटिफिकेशन आती है। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की फ्री पीडीएफ भी डेली इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाती है। इस रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। Thought of the day is more is lost by indecision than wrong decision। आज के मिंट पेपर की ये 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 23 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है और आज के डिस्कशन में हम 15 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो पहला आर्टिकल देख लेते हैं। गो प्लान्स लिटिगेशन फाइनेंस फॉर ₹12K करोड़। जो गो फर्स्ट के जो लेंडर्स हैं, दे आर स्काउटिंग फॉर लिटिगेशन फाइनेंस के लिए वो जा रहे हैं इन ऑर्डर टू रिलीज द 12,000 करोड़ दैट इज टाइड अप इनटू डिफरेंट लॉसूट। तो जो पीपल इस पर्टिकुलर इशू में इन्वॉल्व है, उनका ये कहना है कि जो बैंकरप्ट एयरलाइन है वो बेसिकली लिक्विडेट होने जा रही है। तो इसी पर्टिकुलर लिक्विडेशन प्रोसेस में जो गो फर्स्ट के लेंडर्स हैं, दे आर प्लानिंग फॉर लिटिगेशन फाइनेंस सो दैट दे कैन ब्रिंग होम टू 12K करोड़ दैट इज टाइड अप इनटू वेरियस लॉसूट्स। और इन जो वेरियस लॉ सूट्स में जो टाइड अप है डिफरेंट फाइनेंस, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एक आर्बिट्रेशन अवार्ड है जो कंपनी ने, गो फर्स्ट ने जीता था अगेंस्ट इंजन मेकर प्रैट एंड विटनी सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में, SIAC में। और ये न्यूज़ हमने कवर भी करी थी, अगर आप अवेयर हैं थोड़ा सा इस पर्टिकुलर न्यूज़ में। तो यहाँ पर गो फर्स्ट ने बोला था कि जो इंजन मेकर है प्रैट एंड विटनी, इन्होंने इंजन टाइम भी डिलीवर नहीं किए, जिसकी वजह से जो गो फर्स्ट है उसकी कई सारी फ्लाइट्स जो है वो प्रॉपरली, कई सारे जो रूट्स हैं वो ऑपरेशनल नहीं हो पाए। और वो केस गो फर्स्ट ने जीता था, उसमें उसको एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट आर्बिट्रेशन अवार्ड मिला था। तो इस पर्टिकुलर 12,000 करोड़ में वो अवार्ड भी इंक्लूडेड है। एयरलाइन हैज़ मूव एट देलावारे कोर्ट टू इन्फोर्स दिस आर्बिट्रेशन रूलिंग। तो फिलहाल के लिए जो एयरलाइन का अपना लिक्विडेशन का केस चल रहा है, उसमें उसको फंड करने के लिए एयरलाइन के पास पैसे नहीं है और इसीलिए 12,000 करोड़ जो डिफरेंट लॉ सूट्स में स्टक हैं, जहां पर कई सारे आर्बिट्रेशन अवार्ड कंपनी ने जीते हैं, उनको अब रिलीज करने की बात हो रही है। और इसको सजेस्ट किसने किया था? जो गो फर्स्ट के जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर आइडिया को, जिसमें यहाँ पर लिटिगेशन फाइनेंस का जो आइडिया था, ये सजेस्ट किया था, जिससे कि कंपनी जो है वो अपने ऑन गोइंग लिक्विडेशन प्रोसेस और ऑन गोइंग जो बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स है उसको फंड कर पाए। इसके अलावा जो लेंडर्स का पैसा फंसा हुआ है उसको भी रिकवर कर लिया था। तो 12,000 करोड़ ड्यू है एयरलाइन पे, बट दिस ड्यू अमाउंट इज स्टक इनटू वेरियस लिटिगेशन। अगर 50 से 60% भी रिकवरी हो जाती है तो जो लेंडर्स हैं गो फर्स्ट के, ये एक अच्छा खासा अपना अमाउंट रिकवर कर पाएंगे। तो अब जो लेंडर्स हैं वो लिटिगेशन फाइनेंस पर जा रहे हैं रादर देन वेटिंग फॉर बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स। और इसके लिए जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है, जो लेंडर्स की कमेटी है, वो आगे का प्लान डिसाइड करेगी इन द मंथ ऑफ और बिफोर द मंथ ऑफ जनवरी। और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है दैट इज एक्सपेक्टेड टू मीट विद इन नेक्स्ट 2 मंथ। तो फाइनली जो लिटिगेशन फाइनेंस से जो रिकवरी है उसके लिए अब कंपनी के जो लेंडर्स हैं वो मूव कर रहे हैं। और जो रिसेंटली लेसर्स को लेकर के जो नया रूल आया है, दैट रूल कैन बेनिफिट टू द और कैन प्रोवाइड बेनिफिट, कैन बी बेनिफिशियल टू द गो फर्स्ट लेसर्स एंड डिसइंटरेस्ट ऑफ सोल लाइकली बिडर इरेज्ड ऑल चांसेस ऑफ एयरलाइन रिटर्न टू स्काई। तो अब ये बात तो श्योर हो गई है कि मोस्ट लाइकली जो गो फर्स्ट है वो अब रिकवरी के स्टेज पर तो नहीं जाएगी, फिलहाल वो बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स पर ही जाएगी। एंड दिस इज द अमाउंट दैट कंपनी ओस, कंपनी मीन्स एविएशन कंपनी गो फर्स्ट ओस। तो कितना लेसर, कितना वेंडर्स, क्रेडिटर्स और कस्टमर किस पर कितना ड्यू है, इसको लेकर के ये एक इंफोग्राफिक्स है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट एंड दीज आर द डिफरेंट लिटिगेशंस ऑफ गो फर्स्ट। तो बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, दीज आर द फाइनेंशियल्स ऑफ गो फर्स्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। स्टॉक टाइट लिफ्ट मार्केट कैप टू $4 ट्रिलियन अबव इंडिया जीडीपी फोकास्ट। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में अब रिसेंटली हमें डोमेस्टिक बाइंग और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में बाइंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो रोबस्ट डोमेस्टिक बाइंग
and short covering by FIIs ahead of the assembly election resulted इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन स्पेशली फॉर BSE। तो जो ये बाइंग ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के केस में, इसकी वजह से जो इंडिया के स्टॉक मार्केट BSE का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो वेडनेसडे को $3.99 ट्रिलियन तक पहुंच गया। तो अप्रॉक्सीमेटली $4 ट्रिलियन का हमें मार्केट कैप स्वेलिंग देखने को मिली, मार्केट कैप में इंक्रीज देखने को मिला। रीजन बिहाइंड सर्ज इनटू द डोमेस्टिक बाइंग और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल शॉर्ट कवरिंग, and this market capitalization well past the government GDP forecast of $3.62 trillion for current फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए गवर्नमेंट ने जो जीडीपी का नॉमिनल जीडीपी का जो फोरकास्ट किया था कि नॉमिनल जीडीपी अप्रॉक्सीमेटली $3.62 ट्रिलियन होगी इस फाइनेंशियल ईयर में, उसको इजीली पास कर गया है ये पर्टिकुलर मार्केट कैपिटलाइजेशन। $3.62 ट्रिलियन की जीडीपी फोरकास्ट करी थी। अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप अकेले ही अप्रॉक्सीमेटली $3.99 ट्रिलियन का है। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है वो अपने 20,000 के मार्क को रिक्लेम कर गया, मतलब दोबारा से 20,000 का मार्क क्रॉस कर गया आफ्टर द स्पैन ऑफ 2 months। और अगर हम इंडिविजुअली देखें कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो डोमेस्टिक बाइंग है, उन्होंने उसमें कितना इंक्रीज हुआ और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उसमें कितना इंक्रीज हुआ, तो जो DIIs हैं, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 2,360.81 करोड़ की प्रोविजनल बाइंग करी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अप्रॉक्सीमेटली 71.91 करोड़ के वर्थ की यानी 71.91 करोड़ के वर्थ की परचेस करी। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये बुलिश बेट जो देखने को मिल रही है आगे भी कंटिन्यू रहेगी ऑन स्टॉक फ्यूचर्स। तो ये जो दोनों अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग को मिलाएं, डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन, तो इसकी वजह से निफ्टी में अप्रॉक्सीमेटली 1.04% का इंक्रीज देखने को मिला और सेंसेक्स में 1.1% का इंक्रीज देखने को मिला आफ्टर 2 weeks हाइक। और आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले मंथ्स में या डेज में जो डोमेस्टिक इनफ्लो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। भले ही जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है भले ही वो फ्लक्चुएट करे, लेकिन जिस तरह से डोमेस्टिक इनफ्लो जो है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बाइंग्स है, वो उसके स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो ये FPIs का जो शॉक है ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसा मानना है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का या मार्केट एक्सपर्ट का। तो इंडिया में फिलहाल के लिए स्टॉक मार्केट ने एक अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज रजिस्टर किया है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन DIIs एंड FPIs बाइंग ट्रेंड। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल, प्रोसेस कट्स वैल्यूएशन ऑफ बायजूस बाय हाफ टू सब $3 बिलियन। तो डच इन्वेस्टर प्रोसेस वेंचर ने वेडनेसडे को बायजूस के वैल्यूएशन में रिडक्शन किया है। बायजूस का वैल्यूएशन जो है उसको रिड्यूस कर दिया, आधा कर दिया है। और इसके पर्टिकुलर डिसीजन के बाद जो बायजूस का वैल्यूएशन है वो $3 बिलियन से भी नीचे आ गया। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर सेटबैक फॉर दिस एजुकेशन टेक्नोलॉजी जियांट दैट इज ऑलरेडी बैटलिंग और ऑलरेडी हैविंग इश्यूज विद लेंडर लॉसूट्स एंड डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन। तो बायजूस पे ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस इस समय चल रहे हैं और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब और एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर ने जब वैल्यूएशन कट डाउन किया तो दिस इज वन ऑफ द मेजर सेटबैक फॉर द कंपनी। एंड दिस इज द थर्ड टाइम दिस टेक इन्वेस्टर विच ओन्स अप्रॉक्सीमेटली 9.67% ऑफ बायजूस हैज मार्क डाउन द कंपनीज वैल्यूएशन। तीसरी बार प्रोसेस ने ये वैल्यूएशन कट डाउन किया है। फिलहाल बायजूस के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। आप देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की आर्टिकल, गवर्नमेंट ओकेज टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर 16th फाइनेंस कमीशन। सो लीगेसी के अगेंस्ट यूनियन कैबिनेट ने ट्यूसडे को जो 16th फाइनेंस कमीशन है, SFC है 16th फाइनेंस कमीशन, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो अप्रूव कर दिए हैं विदाउट रिवीलिंग द नेम ऑफ इट्स चेयरमैन एंड मेंबर। जनरली ऐसा नहीं होता, जनरली कन्वेंशंस जो है, जो जनरली सामान्य व्यवहार है या परंपरा है वो ऐसी नहीं होती। जनरली नाम और चेयरमैन जो होते हैं उनका नाम और मेंबर्स के नाम डिस्क्लोज किए जाते हैं। बट कॉन्ट्रेरी टू दिस, यूनियन कैबिनेट ने विदाउट रिवीलिंग द नेम्स ऑफ दीज चेयरमैन और मेंबर्स दे हैव एक्चुअली अप्रूव द टर्म्स फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन। तो प्रेस ब्रीफिंग में कल ये अनाउंसमेंट हुआ, जहां पर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने
बोला कि जो चेयरमैन हैं, जो मेंबर्स हैं फाइनेंस कमीशन के, उनको बहुत जल्दी अपॉइंट किया जाएगा और कमीशन 2 सालों में अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेगा। तो 31 अक्टूबर 2025 तक इस फाइनेंस कमीशन को, 16th फाइनेंस कमीशन को अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी, कवरिंग द पीरियड ऑफ 5 years दैट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2016। तो अप्रैल 2026 के बाद से उनका जो 5 साल का पीरियड है उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो शुरू होगा। तो 2 साल में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी इस 16th फाइनेंस कमीशन को फॉर अपकमिंग 5 years। और जो इससे पहले वाला जो फाइनेंस कमीशन है, कौन सा, 15वां फाइनेंस कमीशन, उसके जो चेयरमैन थे कौन थे, मिस्टर NK सिंह। उनकी उस पर्टिकुलर रिपोर्ट, उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट करी थी उसकी जो रिकमेंडेशंस थी, उसके जो रूल्स थे, जो भी गाइडलाइंस थी, वो कब तक वैलिड है, मार्च 31, 2025 तक। और इसके बाद से जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसकी रिकमेंडेशंस जो है वो एप्लीकेबल होंगी और इससे पहले यानी 2 साल में ही 16th फाइनेंस कमीशन को अपनी रिकमेंडेशन, अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो एक्चुअली क्या रिकमेंडेशन देता है फाइनेंस कमीशन, किस पर रिकमेंडेशन देता है और वो अगले 5 सालों के लिए एप्लीकेबल किस एरिया में एप्लीकेबल होता है। तो बेसिकली अगर मैं बहुत आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊं तो जो ये फाइनेंस कमीशन है दैट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड जो प्रोविजंस है उनके अकॉर्डिंग टर्म ऑफ रेफरेंस जो यूनियन कैबिनेट अप्रूव करता है। और इसके बाद जो फाइनेंस कमीशन है वो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स और डिफरेंट स्टेट्स और सेंटर के बीच में किस तरीके से जो टैक्स कलेक्शन हुआ उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितना परसेंटेज स्टेट्स को दिया जाएगा, कितना सेंटर अपने पास रखेगा। तो बेसिकली टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिसोल्यूशन के लिए ये रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन देता है और उसी के बेसिस पर आगे आने वाले 5 सालों तक स्टेट और सेंटर जो है वो अपना टैक्स रेवेन्यू डिवाइड करते हैं, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है। और कहीं ना कहीं इसकी रिकमेंडेशन पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के जो रिसोर्सेस है उनको सप्लीमेंट करने के लिए भी काम मिलता है। तो बेसिकली जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नेंस, इसके रूल्स जो है वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। और जनरली जब भी फाइनेंस कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस अप्रूव किया जाता था तो उसके नाम, मेंबर्स के नाम भी डिस्क्लोज किए जाते थे, बट इस बार गवर्नमेंट ने अभी तक मेंबर्स या चेयरमैन के नाम डिस्क्लोज नहीं किए हैं। और अगर ये न्यूज में है तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिस पर्टिकुलर न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में मैक्सिमम चीजें पता होनी चाहिए। इसी के साथ एक और न्यूज भी है, 2 और न्यूज है जो कि गवर्नमेंट के डिसीजन से ही रिलेटेड है, उसको भी हम यही देख लेते हैं। ₹1,261 करोड़ ड्रोन स्कीम्स क्लियर्ड फॉर वुमेन SHG। तो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सेंट्रल स्कीम जिसका आउटले अप्रोक्सीमेटली 1,261 करोड़ का होगा। या सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलूं तो 1,261 करोड़ की एक स्कीम यूनियन कैबिनेट ने कल अप्रूव करी है, जिसके तहत 15,000 प्रोग्रेसिव वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs को ड्रोन प्रोवाइड किए जाएंगे एंड दिस स्कीम विल रन फॉर 2 years, जो कि 2024 फाइनेंशियल ईयर 2025 और 24-25 से स्टार्ट होगी। तो 2 साल की ये स्कीम है और अंडर दिस स्कीम सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंट विल बी 80% एट द कॉस्ट ऑफ ड्रोन एंड एसेसरीज, एंसिलरीज एंड चार्जेस अप टू 8 lakh will be provided to women self-help group to pursue the purchase of drones। तो 80% ड्रोन परचेज की कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इसके तहत बेयर करेगी और डिफरेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज, फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए ये ड्रोन जो है उनका यूज किया जा सकेगा। इसके अलावा एक और न्यूज है, 3 year एक्सटेंशन फॉर फास्ट ट्रैक कोर्ट गेट्स नोट। तो यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जहां पर यूनियन कैबिनेट ने जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं उनका कंटिन्यूएशन अप्रूव कर दिया फॉर अनदर 3 year। पिछले आगे आने वाले और 3 सालों के लिए जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स थी ये अब और फंक्शनल रहेंगी, जिससे कि जो केसेस, स्पेशली ऐसे केसेस जो कि जिसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्वॉल्व हैं उनको टाइमली मैनर में रिजॉल्व करके उनको वाइंड अप किया जाए। तो निर्भया गैंगरेप केस जो कि दिल्ली में हुआ था उसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 में चेंज करके इस तरह की स्पेशल कोर्ट, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट सेटअप करने का डिसीजन लिया था और कहा था कि इस पर्टिकुलर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट से जो स्पेशली सेक्सुअल ऑफेंस जैसे जो केसेस हैं वो जल्दी रिजॉल्व होंगे। स्पेशली जो उस समय 1023 ऐसे केसेस थे जो
1023 ऐसी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स थी जो पेंडिंग केसेस को रिजॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी। तो 1023 के फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स उस पर्टिकुलर निर्भया केस के बाद कॉन्स्टिट्यूट करी थी, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 390 जो थी वो चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉसो एक्ट से या पॉसो ऑफेंसेस से, चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड थी। तो बेसिकली जो 1000 कोर्ट स्पेशल ट्रैक कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी, इनका पर्पस ये था कि जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस रिलेटेड क्राइम्स हैं उनको जल्दी से जल्दी उनकी हेयरिंग हो, उनको वाइंड अप किया जाए, उसमें सजा सुना, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता था कि इस तरह के केसेस पेंडिंग रहते थे, जिससे कि जो विक्टिम होता था उसके लिए भी मेंटल हैरेसमेंट होता था। इसके अलावा जो क्रिमिनल्स होते थे उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता था इस पर्टिकुलर स्लो प्रोसीडिंग से, कि इंडिया में तो इस पर्टिकुलर क्राइम के लिए सजा मिलने में कई साल लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था जिसकी वजह से फियर जो था क्रिमिनल्स के माइंड में वो हट रहा था, और दैट इज वाई निर्भया केस के बाद गवर्नमेंट ने ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश करी थी। फिलहाल के लिए 3 साल का एक्सटेंशन यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, एंड इट इज अ गुड न्यूज स्पेशली फॉर सेक्सुअल ऑफेंस विक्टिम। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट लॉन्चेस क्रिटिकल मिनरल ऑक्शन ड्रिल। कल की न्यूज में हमने डिस्कस किया था कि जो क्रिटिकल मिनरल है उसका ऑक्शन का जो फर्स्ट फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्यूसडे को गवर्नमेंट ने 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 5.9 MT के लिथियम रिजर्व्स जो कि रिसेंटली डिस्कवर हुए, कहाँ डिस्कवर हुए थे, जम्मू एंड कश्मीर के रियासी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, वो भी इंक्लूडेड था। इसके अलावा और एक जगह हमें लिथियम रिजर्वॉयर्स का माइन मिला है, आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कहां पर मिला था। हालांकि जम्मू कश्मीर वाला और दोनों ही न्यूज हमने कवर करी थी। तो 20 जो ब्लॉक्स थे क्रिटिकल मिनरल्स के, उनका जो ऑक्शन प्रोसेस था उसको इनिशिएट कर दिया था, और इसके लिए प्रॉपर एक इवेंट भी रखा गया था न्यू दिल्ली में, जहां पर यूनियन कोल माइंस और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कई सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी इस ऑक्शन और इस डील और इस ब्लॉक के बारे में वो दी थी, और कहा था कि जो 20 ब्लॉक जो ऑक्शन में फर्स्ट फेज ऑफ ऑक्शन में डाले जा रहे हैं उनका जो वैल्यूएशन है, एस्टिमेटेड जो कलेक्टिव वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 45,000 करोड़ की है। तो लिथियम के अलावा कई और इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स भी इंक्लूडेड थे, पोटाश, कॉपर, ग्रेफाइट, मैग्नीज और निकल, क्रोमियम। आपको याद होगा कि जो स्ट्रेटेजिक मिनरल की जो लिस्ट निकाली गई थी, वो लिस्ट में जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं वो सारे इंक्लूडेड थे इसमें। और जनरली ये जो मिनरल्स हैं किस सेक्टर में यूज होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरह के मिनरल्स जो है वो यूज होते हैं। तो डेफिनेटली इन सारे सेक्टर को बहुत बूस्ट मिलने वाला था, और कई सारे रूल्स पेंडिंग थे, फाइनली रूल्स में चेंज हो चुका है, और उसके बाद से गवर्नमेंट के लिए मिनरल्स की जो माइंस हैं, जो ब्लॉक्स हैं, उनको ऑक्शन करने का रास्ता ओपन हो चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइन प्रिंट्स दैट हैज बीन रिलीज्ड ऑन ट्यूसडे। हम देख सकते हैं बिहार, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में ये ब्लॉक्स हैं, ये इनका स्टेटस है, और कौन कौन से मिनरल्स इन ब्लॉक में हैं वो आप देख सकते हैं। तो फाइनली इन स्टेट में 20 मिनरल ब्लॉक्स, कलेक्टिवली 20 जो मिनरल ब्लॉक्स हैं उनका ऑक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। डिटेल्स जो है वो धीरे धीरे रिलीज करी जा रही हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कॉर्पोरेट बॉन्ड इशुएंस रिवाइव ऑन स्टेबल मार्केट। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशुएंस जो है वो नवंबर के मंथ में रीबाउंड कर गया है, जो कि अक्टूबर में डिक्लाइन हुआ था। क्यों डिक्लाइन हुआ था? क्योंकि मार्केट जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, बिकॉज ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसीज, डोविश इंस्टांस और रिसेशनरी कंडीशंस इनटू डेवलप्ड कंट्रीज, जिसकी वजह से अक्टूबर के मंथ में हमें कॉर्पोरेट बॉन्ड इशुएंस में डिक्लाइन देखने को मिला था। फाइनली वो जो डिक्लाइन था वो रिवाइव कर गया है नवंबर के मंथ में, और अक्टूबर में अप्रॉक्सीमेटली 40% का डिक्लाइन था कॉर्पोरेट बॉन्ड के, न्यू कॉर्पोरेट बॉन्ड इशुएंस में। और रीजन यही था कि यूएस फेडरल रिजर्व का डोविश इंस्टांस था, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ी थी, मार्केट अच्छी नहीं थी इन सिंपल टर्म। तो उस फ्रेजाइल मार्केट में, उस लो मार्केट में कंपनीज अपना बॉन्ड इशू करके अपना वैल्यूएशन खराब नहीं करना चाहती थी। तो एस्टिमेट से एक्सपर्ट जो सजेस्ट कर रहे हैं कंपनीज, जो इंडियन कंपनीज दैट माइट हैव रेज अप्रॉक्सीमेटली 82,590 करोड़ एज ऑफ नवंबर 28, जो कि अक्टूबर में अप्रॉक्सीमेटली 33,148 करोड़ था। तो नवंबर में अप्रॉक्सीमेटली 82,590 करोड़ के कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू के कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली इतना फंड रेज किया है, जबकि अक्टूबर में यही नंबर 33,000 करोड़ के आसपास था। और अगर नवंबर का डेटा देखें तो दिस इज द थर्ड हाईएस्ट कलेक्शन फ्रॉम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इनटू करंट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर मई एंड जून। इससे पहले इससे ज्यादा कलेक्शन मई और जून में देखने को मिला था।
इसके बाद से हमें उतना कलेक्शन देखने को नहीं मिला। नवंबर में वापस से रिबाउंड किया है कॉर्पोरेट इशुएंस, कॉर्पोरेट बॉन्ड इशुएंस। अब मई जून में कितना था? मई में अप्रॉक्सीमेटली 1.03 ट्रिलियन था और जून में अप्रॉक्सीमेटली 1.2 ट्रिलियन था। और इन अगर सारे ट्रेंड्स को देखें तो जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका कहना है कि प्रोबेबली दिसंबर में ये जो नंबर है कॉर्पोरेट बॉन्ड इशुएंस का, ये नवंबर को भी क्रॉस कर जाएगा। मतलब दिसंबर में हमें और ज़्यादा कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू होते हुए दिखेंगे, क्योंकि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑलरेडी पीक पर पहुंच चुका है। देयर इज अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, ऑप्टिमिज्म है। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन दोनों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्केट थोड़ी सी स्टेबलाइज है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं दे विल सीक द अपॉर्चुनिटीज विद इन द डेट मार्केट, और उस अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए कंपनीज जो है प्रोबेबली दिसंबर के महीने में और ज्यादा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ला सकती हैं। आप देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, हायर एंड हायर इंडिया एम कैप रीचेस $4 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन। दिस न्यूज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन मिनट। तो फाइनली इस पर्टिकुलर मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद इंडिया ने एक्सक्लूसिव ग्रुप ज्वाइन कर लिया है ऐसे कंट्रीज का जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन $4 बिलियन से ऊपर पहुंच चुका है। इंडिया के अलावा और कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं? डेफिनेटली चाइना, जापान एंड यूएसए। तो इंडिया अब इलीट ग्रुप में आ चुका है इन टर्म्स ऑफ दिस ह्यूज मार्केट कैपिटलाइजेशन। रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मिनट में, DII और FPI में बाइंग ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, फ्री फूड गेन टू पुअर फॉर 5 years टू कॉस्ट गवर्नमेंट ₹11.8 ट्रिलियन। रिसेंटली गवर्नमेंट ने 2024 के जो जनरल इलेक्शंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो फ्री फूड गेन सर्विस थी, जो कई सारी फूड सिक्योरिटी स्कीम्स थी, उनको एक्सटेंड कर दिया था। हमने न्यूज़ कवर करी थी, स्पेशली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का एक्सटेंशन कर दिया था, जिससे हमने ये भी डिस्कस किया था कि अप्रॉक्सीमेटली 800 मिलियन जो बेनिफिशरीज हैं उनको आगे आने वाले 5 सालों तक और फ्री फूड गेन या फूड सिक्योरिटी स्कीम्स जो है उनको एक्सटेंड कर दी जाएगी। हालांकि हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसके एक्सटेंशन के बाद पब्लिक एक्सचेकर पर बहुत ज़्यादा बर्डन आएगा। तो जो इसका अनाउंसमेंट हमारे पीएम ने किया था, फाइनली इस डिसीजन को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है फॉर नेक्स्ट 5 year। हालांकि जो इसका ओरिजिनल इस स्कीम का जो टाइम पीरियड था बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, यानी दिसंबर इस साल तक ये स्कीम खत्म हो रही थी, इसको और आने वाले 5 सालों तक एक्सटेंड कर दिया। हालांकि हम इसका सारा इम्प्लीकेशन डिस्कस कर चुके थे जब ये अनाउंसमेंट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, तब भी हमने ये न्यूज़ कवर करी थी। और इस पर्टिकुलर स्कीम के एक्सटेंशन के बाद अप्रॉक्सीमेटली 2.4 ट्रिलियन का एडिशनल या एनुअल एक्सपेंडिचर बर्डन जो है वो पब्लिक एक्सचेकर या गवर्नमेंट पर आएगा। मंथली एक्सपेंडिचर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ का मंथली एक्सपेंडिचर होगा ऑन प्रोराटा बेसिस। सो लेट अस सी गवर्नमेंट एक्चुअली कहाँ से इसको फाइनेंस करती है, एंड दिस इज द सब्सिडी इन रिसेंट ईयर। फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडी है, जो सबसे बड़ा बर्डन है गवर्नमेंट या पब्लिक एक्सचेकर पर, आप उसको दे सकते हैं। ये 3 सेगमेंट, फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल, जिसका बर्डन सबसे ज्यादा होता है गवर्नमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, रेलिगेयर बोर्ड हैज नो पावर टू रिजेक्ट ओपन ऑफर बर्मन्स। तो अगर आपने कल किया रिसेंट न्यूज नहीं सुनी, जब हमने रेलिगेयर और बर्मन फैमिली के ऑफर्स, ओपन ऑफर के बारे में डिस्कस किया था, तो बर्मन फैमिली ने रिसेंटली ओपन ऑफर दिया था रेलिगेयर को। अब उस पर्टिकुलर ऑफर को लेकर के बर्मन फैमिली का ये कहना है कि बोर्ड ऑफ जो रेलिगेयर है, जो रेलिगेयर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनके पास इतनी पावर है ही नहीं कि वो बर्मन फैमिली के ओपन ऑफर को रिजेक्ट कर दें। क्या ओपन ऑफर था? 26% ऑफ स्टेक इन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। तो 26% का स्टेक जो है वो एक्वायर करने की बात करी थी बर्मन फैमिली ने। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ रेलिगेयर हाउएवर हैव नो पावर टू मेक द रिकमेंडेशंस टू द शेयर होल्डर्स। सो मोस्ट लाइकली बर्मन फैमिली का मानना है कि दे विल बी एबल टू एक्वायर दिस एडिशनल 26% स्टेक इनटू दिस फाइनेंशियल सर्विस कंपनी रेलिगेयर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, OECD रिटेन इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। रिसेंटली कई सारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने इंडिया की जो GDP फोरकास्ट है उसको रिवाइज किया है। कुछ ने रिवीजन करके नेगेटिव कर दिया या स्लैश डाउन किया है GDP फोरकास्ट में, कुछ ने इनने इंक्रीज किया है। तो हम यहाँ OECD के फोरकास्ट की बात कर रहे हैं। OECD स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो वेडनेसडे को OECD ने इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको रिटेन रखा, ना ही उसमें कोई चेंज किया है, पॉजिटिव चेंज, ना ही उसमें कोई नेगेटिव चेंज, ना ही उसमें कोई इंक्रीज किया है, ना ही उसमें कोई डिक्रीज किया। तो क्या प्रोजेक्शन था पहले OECD का? 6.3% का प्रोजेक्शन किया था OECD ने फाइनेंशियल ईयर 24
4 और उसी पर्टिकुलर ग्रोथ प्रोजेक्शन को रिटेन किया है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और इसके अलावा अगर पैरामीटर्स की बात करें तो OECD के अकॉर्डिंग इंडिया में जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होता रहेगा। इसके अलावा जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है, वो भी इंक्रीज होगा। एंड बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स, इंक्रीजिंग सर्विस एक्सपोर्ट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इंडियन इकोनॉमी विल ड्राइव फॉर द मोर एंड मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड देयर विल बी द इकोनॉमिक ग्रोथ। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 25 में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिलता है। फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए 6.1% का ग्रोथ फोरकास्ट किया है और उसका रीजन क्या साइड किया है OECD ने? बिकॉज ऑफ द एडवर्स वेदर कंडीशंस देयर विल बी द लेस आउटपुट इन एग्रीकल्चर एंड वीकनिंग इंटरनेशनल आउटलुक। ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 24 यानी जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें इंडिया की जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा रिड्यूस होगी। रीजन वेदर और इंटरनेशनल शॉक और इंटरनेशनल आउटलुक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया मे नॉट बी हिट बाय ओपेक प्लस आउटपुट कट। तो रिसेंटली अगर हम ऑयल डिमांड को देखें तो देयर इज अ लोअर ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिमांड आउटलुक। और जिस तरीके से कंट्रीज, चाहे रशिया हो या अदर कंट्रीज हो, वो इंडिया को या अदर कंट्रीज को डिस्काउंटेड ऑयल ऑफर कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर सेल, इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर इकोनॉमी, उसको देखते हुए ऐसा एंटिसिपेट किया जाए कि प्रोबेबली जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं वो रिडक्शन कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन पर। तो ये भी एक फोरकास्ट है और उसी फोरकास्ट के बेसिस पर ये भी फोरकास्ट किया गया है कि इस रिडक्शन का अगर ओपेक प्लस कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूसिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है अगर किसी भी तरह का रिडक्शन या कट करते हैं इनटू देयर ऑयल प्रोडक्शन, उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें इंडिया पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आज ओपेक प्लस नेशन की मीटिंग होनी है इन ऑर्डर टू आउटलाइन द पॉलिसी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ और एंटिसिपेशन यही है कि प्रोबेबली जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं दे विल गो फॉर आउटपुट कट और इंडिया जैसे कंट्रीज जिनकी डिपेंडेंसी एनर्जी को लेकर के, क्रूड ऑयल को लेकर के ओपेक प्लस पर बहुत ज़्यादा है, वो डेफिनेटली वरी होंगे। तो एनालिसिस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, एक्सपर्ट्स अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। एज पर द रीसेंट एनालिसिस इंडिया पर इस प्रोडक्शन कट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। बायजूस वैल्यू कट टू बिलो $3 बिलियन फ्रॉम $22 बिलियन इन 2 years और प्रोसेस ने कट किया। ये न्यूज़ हम ऑलरेडी मिंट में कवर कर चुके हैं। हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। एक्सेस SLR होल्डिंग बिहाइंड RBI's अभ्युदय कंफर्ट। तो बोर्ड ऑफ अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक्स विच वाज एक्चुअली सुपरसीडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हमने भी डिस्कस किया कि पहला केस है जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी भी कोऑपरेटिव बैंक के जो बोर्ड्स हैं उनको सुपरसीड किया है विदाउट इम्पोजिंग एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर ऑपरेशंस। और ये न्यूज़ हमने कवर भी करी थी। अगर आप रेगुलर हैं तो आपको पता होगा कि जो कोऑपरेटिव बैंक है अभ्युदय, उसके ऑपरेशंस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डाले। 2 साल से RBI वॉच कर रहा था। फाइनली 2 साल बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभ्युदय के जो बोर्ड्स हैं उनको सुपरसीड कर दिया है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों किया, उसी को लेकर के एनालिसिस हो। तो ऐसा कहा जा रहा है कि दिस इज बिकॉज लेंडर्स मेंटेन द SLR मच हायर देन मैंडेटेड। तो इसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि जो अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक है उसने एक सफिशिएंट या एक्सेस SLR मेंटेन किया था। व्हाट इज दिस SLR? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो हायर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक ने मेंटेन किया था, जिसकी वजह से बैंक जो है वो कंफर्ट जोन में था बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस SLR। बैंक्स के फंक्शनिंग या डिपॉजिटर्स का जो मनी है वो किसी भी तरह से रिस्क में नहीं आ रहा था। उसको डिपॉजिटर को मनी विड्रॉ करने में किसी भी तरह के रिस्क या चैलेंजेस नहीं आते। बैंक जो है वो क्राइसिस सिचुएशन में नहीं जाता क्योंकि उसके पास सफिशिएंट SLR था। और इसी SLR की वजह से, स्ट्रॉन्ग SLR की वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक के ऑपरेशन को रिस्ट्रिक्ट किए बिना ही उसके बोर्ड को सुपरसीड किया। दिस वाज द प्राइमरी रीजन। और ये ऐसा फर्स्ट केस है जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस तरह का डिसीजन लिया विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग द बैंक्स ऑपरेशन। दे हैव सुपरसीडेड द बोर्ड्स। So that is all for today, students. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.